हेलो बच्चों, देखिए हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था। हमने लास्ट लेक्चर में गाउस का नियम किया था। क्या किया था? गाउस का नियम। गाउस का जो नियम किया था उसमें हमने क्या देखा था? हमने कहा था कि गाउस के नियम के लिए एक कोई भी स्वच्छ आकार का मतलब काल्पनिक एक पृष्ठ है और वो काल्पनिक पृष्ठ कहां रखा हुआ है? विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा हुआ है। तो उससे गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश और 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। ये हमारे पास आया था किसके लिए? गाउस के नियम के लिए। फाई बराबर समेशन क्यू इंटू 1/ε0 ऐसा हमारे पास मान आया था। किसका मान आया था ऐसा? गाउस के नियम का मैथमेटिकल फॉर्म था, गणितीय रूप था। हमने इसको लिखा था कि फाई बराबर समेशन क्यू अपॉन ε0 ऐसा भी लिख सकते हैं। क्लियर? ऐसा कहा था फाई बराबर समेशन क्यू अपॉन ε0 ऐसा लिखा जा सकता है उसको। उसके बाद हमने देखा था कि यहां पर जो मान है कि 1/ε0 क्या है, समेशन क्यू क्या है। फाई के लिए हमारे पास कुछ मान और भी आए थे कि हमने इसको क्या मान लिया था कि 1/4πε0 1/4πε0 के बराबर, और इसका पूरा मान कितना मान लिया था? 9 × 10⁹ ऐसा कुछ माना था। वहां से हमारे पास कुछ और भी मान आया था कि फाई बराबर कितना आ रहा था? 4π के ऐसा कुछ मान आ रहा था हमारे पास, आया था। तो यानी गाउस का नियम हमारे पास हो गया था। गाउस का नियम पर हमें फोकस कहां करना है? गाउस के नियम के लिए यहां फोकस करना है कि फाई बराबर समेशन क्यू अपॉन ε0 होता है। ऐसा हमारे पास लास्ट लेक्चर में हुआ था। अब देखें ये गाउस का जो नियम है आया कैसे, इसकी व्युत्पत्ति कैसे होती है। तो आज हम उस पर डिस्कस करेंगे, गाउस के नियम की व्युत्पत्ति पर। चलिए देखते हैं क्या है गाउस के नियम की व्युत्पत्ति। अब गाउस का जो नियम है, सबसे पहले आप याद रखें कि गाउस के नियम के लिए कोई पर्टिकुलर पृष्ठ नहीं है। गाउस के नियम के लिए कोई फिक्स पृष्ठ नहीं है। तो वहां पर हमने देखा था कि जो भी एक स्वच्छ आकार का अपनी मर्जी से किसी भी आकार का कोई बंद पृष्ठ ले लेते हैं। कैसा ले लेते हैं? कोई भी बंद पृष्ठ ले लेते हैं। और ये जो बंद पृष्ठ होता है, ये बंद पृष्ठ ही क्या कहलाता है? गाउसियन पृष्ठ कहलाता है। इसको कहां रखा जाता है? विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा जाता है। तो हम गाउसियन जो पृष्ठ है उसकी क्या कर सकते हैं? कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि वास्तविक तो होता ही नहीं। क्लियर? आज हम देखेंगे, हमने मान लिया कि इस प्रकार लिख लेते हैं कूलाम के नियम से। हम करेंगे कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से गाउस नियम की व्युत्पत्ति। गाउस नियम की व्युत्पत्ति। ठीक है? कूलाम के नियम से गाउस नियम की व्युत्पत्ति। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सीधे इसकी जगह ऐसा ना लिखे और ये भी लिख ले कि गाउस नियम की व्युत्पत्ति। गाउस नियम की उत्पत्ति इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। हम चाहें तो ऊपर वाले को हटा भी सकते हैं, और यदि नहीं तो इसको लिखा रहने दें, सेम कुछ भी। क्योंकि हमें यहां पर गाउस के नियम के लिए कूलाम नियम की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम कह रहे हैं कि कूलाम के नियम से गाउस के नियम की उत्पत्ति। ऐसा लिखें, आप पूरा लिखें या फिर ऐसा लिख लें। पूरा लिखें, ज्यादा बेटर होगा। कई बार पूछ लिया जाता है कि क्या कूलाम नियम से गाउस नियम की व्युत्पत्ति संभव है? यदि हाँ
तो व्युत्पत्ति कीजिए, व्युत्पन्न कीजिए। इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अब इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए हम गाउसियन पृष्ठ बना लेते हैं। क्या बना लें? एक गाउसियन पृष्ठ बना लें। अब गाउसियन पृष्ठ तो किसी भी आकार का हो सकता है। ये लीजिए, एक गाउसियन पृष्ठ हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, गाउसियन पृष्ठ ड्रॉ कर दिया। याद रखें, हम इसके लिए सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल काम में लेते हैं। ठीक है, ठोस घन कोण काम में लेंगे हमें। विद सॉलिड एंगल के लिए हम इसको काम में ले रहे हैं। अब यही चीज 12th में भी है, यही चीज आगे चल के 12th के बाद भी है, मतलब BSc में भी है। आप इसको अच्छे समझ लें एक बार क्या होता है। अब हमने कहा गाउसियन पृष्ठ के लिए हमने कोई एक काल्पनिक पृष्ठ ले लिया, कोई काल्पनिक बंद पृष्ठ ले लिया, कोई एक बंद पृष्ठ जो विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित है, काल्पनिक है, कैसा है? गाउसियन पृष्ठ होगा। इस प्रकार का हमने पृष्ठ ले लिया और कह दिया कि हमारे पास यहाँ पर कोई भी धनावेश स्थित है। कितना धनावेश स्थित है? यहाँ पर कह देते हैं कि ये हमारे पास O बिंदु है, यहाँ पर हमारे पास कोई धनावेश यानी Q आवेश उपस्थित है। ठीक है, ऐसा हम मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं। तो ऐसा हम मान लेते हैं तो हम क्या लिखते हैं कि माना बिंदु O पर, माना बिंदु O पर क्या स्थित है? एक धनावेश स्थित है। माना बिंदु O पर एक धनावेश, और धनावेश क्या है? Q स्थित है। जो हमने माना है वही, कि माना एक बिंदु O है इस पृष्ठ के अंदर और उसके ऊपर कितना आवेश उपस्थित है? उसके ऊपर Q आवेश उपस्थित है, जो एक स्वेच्छ आकार के बंद पृष्ठ के अंदर स्थित है। क्या लिखे? जो एक स्वच्छ आकार के बंद पृष्ठ से परिबद्ध है। स्वच्छ आकार के बंद पृष्ठ से क्या है? परिबद्ध है। कौन? यहां पर जो हमने Q आवेश लिया है इसकी हम बात कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करें? तो ज्योमेट्री ड्रा कर लेते हैं। तो देखें इसके लिए क्या है कि अब हमें क्या करना है, इसका एक जो है E वेक्टर यानी इसका जो विद्युत क्षेत्र है वो, और साथ में उसका अल्पांश क्षेत्रफल भी काम में लेना होगा। अल्पांश क्षेत्रफल भी काम में लेंगे। देख लेते हैं यहां पर कि ये इस प्रकार से ऐसे हम ड्रॉ कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये हमारे पास ऐसा। अब यहां अगर देखा जाए तो हम इसको छोटे छोटे अल्पांशों में काट रहे हैं। ये जो धनावेश हमारा स्थित है इसको हम क्या कर रहे हैं? छोटे छोटे अल्पांशों में काट देते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे अल्पांशों में हम इसको क्या कर देते हैं? काट देते हैं। हालांकि मैंने बड़ा दिखाया है तुम्हें, लेकिन फिर भी छोटे छोटे अल्पांशों में काट देते हैं। जैसे हम यहां दिखाऊं मैं आपको इस प्रकार से, ये इस प्रकार से इसको छोटे छोटे, फिर भी बहुत बड़े भाग हैं ये, तो हम ऐसे छोटे छोटे भागों में इसको क्या कर देते हैं? काट लेते हैं। मतलब इसका क्या कर लेते हैं? बहुत छोटे एंगल ले लेते हैं। तो देखें आगे क्या है। अब यहां से अगर देखें तो यहां पर हमारे पास इसका विद्युत क्षेत्र की दिशा, हमारे पास यहां पर हम बात करें इसकी एक अल्पांश धनावेश, यहां पर विद्युत क्षेत्र यहां पर है E वेक्टर, और ये हमारे पास है इसका नीचे की तरफ, ये देखिए DS, अल्पांश क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र। दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना बन रहा है? एंगल बन रहा है थीटा। दोनों के बीच में एंगल कितना बना है? थीटा एंगल बना है दोनों के बीच में। ठीक है, इस प्रकार की हमने ज्योमेट्री ड्रा कर ली है। अब हम देखें कि क्या करना है हमें। अब हम लिखें कि पृष्ठ के किसी क्षेत्रफल अल्पांश, ये क्षेत्रफल अल्पांश दिया है, क्या लिखें? पृष्ठ के किसी क्षेत्रफल अल्पांश, देख लेते हैं दिखाई दे रहा है क्या?
पृष्ठ के किसी, हाँ दिखाई दे रहा है बराबर, पृष्ठ के किसी क्षेत्रफल अल्पांश, पृष्ठ के किसी क्षेत्रफल अल्पांश ds, क्षेत्रफल अल्पांश हमारे पास क्या है, ds है। अब ds क्षेत्रफल अल्पांश क्यों, ये देखिए यहां से, ये हम बात कर रहे थे इसकी, ये हमारे पास हो गया विद्युत क्षेत्र E की दिशा और ये इसका क्या हो गया। अब यहां पर बात करें विद्युत क्षेत्र दिशा इधर, इस बिंदु पर बात करें विद्युत क्षेत्र दिशा इधर, यहां पर अल्पांश क्षेत्रफल इधर ds, ये हर बार इधर ही होगा, इस प्रकार से मूव करेगा। तो हमने कहा कि, और दूसरी बात इसकी, ये जो अल्पांश क्षेत्रफल है जो हमने ds लिया है, इसकी आवेश से दूरी कितनी है, r। आवेश कहां रखा हुआ है भाई, आवेश हमारे पास कहां रखा हुआ है, आवेश हमारे पास रखा हुआ है बिंदु O के ऊपर। कहां रखा है, बिंदु O के ऊपर, जिसकी डिस्टेंस कितनी है, दूरी r है। तो हम लिख लें कि यहां पर हमारे पास जो क्षेत्रफल अल्पांश है ds, जिसकी आवेश से दूरी क्या है, स्मॉल r, जिसकी आवेश से दूरी क्या है, आवेश से दूरी स्मॉल r है। जो हमारे पास अल्पांश क्षेत्रफल लिया हमने ds, उसकी आवेश से दूरी कितनी है, स्मॉल r है। हमने मान लिया कि ये जो हमारे पास, ये जो है यहां से यहां की जो ये ds है, क्षेत्रफल अल्पांश लिया, ये डिस्टेंस कितनी है, मान लेते हैं r डिस्टेंस है हमारे पास। कितनी डिस्टेंस मान लेते हैं इसको, r डिस्टेंस मान लेते हैं कि ये जो है दूरी जो है कितनी है, r। यहां पर क्या करना है, विद्युत क्षेत्र, यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कूलाम नियम से ज्ञात करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है यहां पर, किसके नियम से, कूलाम नियम से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। अब देखिए, जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो आप याद कीजिए, जब हमने ऐसा किया था तो हमारे पास वहां पर विद्युत क्षेत्र के लिए क्या आया था, E आया था, और जो E है वो किसके बराबर आया था, E बराबर KQ1Q2 अपॉन R स्क्वायर, KQ1Q2 अपॉन R स्क्वायर, ऐसा हमारे पास मान आया था। अब यहां पर देखिए, क्या Q1 Q2 दो आवेश हैं, Q1 Q2 दो आवेश तो नहीं है, तो कितने आवेश हैं, एक ही आवेश है। तो हम क्या करें, E बराबर 4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर, क्या लिखें, कूलाम नियम से ये लिख चुके हैं, तो हम क्या लिखें, E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर, और साथ में क्या लिखेंगे, R कैप भी लिखा जाएगा। E वेक्टर बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर, और साथ में क्या रखा जाए, R कैप रखा जाए। अब इतनी बात तो हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए होगी। अब जो क्षेत्रफल अल्पांश है, ये जो क्षेत्रफल अल्पांश, इससे जो संबद्ध फ्लक्स है उसका मान कितना होगा, क्षेत्रफल अल्पांश कौन सा है हमारे पास, ds, इससे संबद्ध जो फ्लक्स है वो कितना होगा, तो वो भी हम देख लेते हैं, लिख लेते हैं हम। क्षेत्रफल अल्पांश से संबद्ध विद्युत फ्लक्स लिखे यहां पर, क्षेत्रफल अल्पांश से संबद्ध विद्युत फ्लक्स क्या होगा भाई, फाई होगा। लेकिन क्षेत्रफल अल्पांश से जो संबंधित फ्लक्स है वो भी तो बहुत अल्पांश ही होगा, तो हम क्या करें, फाई ना लिख के इसकी जगह क्या लिख दें, डी फाई लिख दें। क्या लिखें यहां पर, डी फाई बराबर। अब देखिए फाई बराबर, अगर हम व्यापक रूप देखते हैं किसका, गाउस के नियम का, तो हमारे पास होता है समाकलन ऑफ E डॉट S, ऐसा कुछ करते हैं नहीं करते हैं वहां पर, या फिर हम बात करते हैं
समाकलन ऑफ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, या फिर हम इस डॉट को हटाते हैं तो हम क्या लिखते हैं ई वेक्टर, या ऐसा लिखते हैं समाकलन ऑफ ई ds cos थीटा, ऐसा मान भी लिखते हैं, लिखते नहीं लिखते। अब हम यहां पर लिखें कि डी फाई बराबर, अब तो डी फाई बराबर हमारे पास होगा क्या, फ्लक्स बराबर होगा क्या। देखिए अगर हम फाई की सिंपल बात करते हैं, फाई बराबर तो क्या होगा ई डॉट ds होता है, होता ही नहीं होता। तो यहां पर डी फाई की बात करें तो देखें क्या होगा, ई डॉट ds इसी प्रकार से होगा ई डॉट ds। लेकिन यहां पर हमारे पास अब देखिए इस प्रकार से यहां हमने लिया था ई और यहां पर लिया था ds, यहां पर क्या बन रहा था, एंगल हमारे पास कितना जनरेट हुआ था थीटा। जब दोनों के बीच में थीटा कोण बन रहा था तो हम क्या लिखें ई ds cos थीटा, क्या लिखें ई ds साथ में क्या लिखें cos थीटा। ये हमारे पास क्या हो गया, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने कूलाम नियम से निकाली थी और जो अल्पांश क्षेत्रफल लिया था उससे संबंधित जो विद्युत फ्लक्स है उसका मान भी आ गया। क्लियर। अब हम क्या करें, अब हम यहां से मान रख दें, किसका ई का मान रख दें, क्योंकि हमारे पास ई का मान पहले आ चुका है। ई का मान कितना आ चुका है, ई बराबर 1/4πε0 Q/r² और साथ में क्या रहेगा आर कैप रहेगा। तो आप देखें क्या लिखें मान रखने पर, तो डी फाई बराबर किसका मान रखें, यहां पर देखिए ई पे मान रखा जाएगा, किस पे रखा जाएगा ई पे, और ई का मान कितना रखा जाएगा 1/4πε0 Q/r² और साथ में आर कैप, तो इस तरह से इसके लिए है तो ये इसको छोड़ देंगे। तो देखें 1/4πε0 Q/r² और साथ में क्या लिखें ds cos थीटा, ds cos थीटा लिख दिया। ये किसके बराबर लिखते हैं हम, डी फाई के बराबर लिख रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारे पास ये जो ई ds cos थीटा जो माना है, ई का मान तो हम पहले निकाल चुके हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो है, ये मान तो हम ले चुके हैं पहले। अब आगे देखें, अब आगे देखें क्या होता है। हमने इतना सब मान रख दिया, डी फाई तक हम पहुंच गए। अब ये देखिए, अब हमारे पास ये जो मान आया है ये सिर्फ किसके लिए आया है, यहां पर जो हमारे पास एक अल्पांश क्षेत्रफल था उससे गुजरने वाला जो फ्लक्स है उसके लिए आया था। अब हमें क्या करना है, संपूर्ण के लिए करना है, तो संपूर्ण के लिए करना पड़ेगा। तो क्या करना है, जितने भी फ्लक्स हैं पृष्ठ के सभी भागों के लिए, सभी भागों से गुजरने वाला फ्लक्स है उन सभी को क्या करना पड़ता है, योग करना पड़ता है। और मैंने यहाँ पर जब ऐसी बात आई थी तो इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि योग के लिए यहाँ पर प्लस का मैं नहीं लेते और सीधा का सीधा क्या कर देते हैं, उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, यानी उसको क्या कर देते हैं, समाकलन रूप में कर देते हैं। तो क्या लिखें, अतः संपूर्ण बंद पृष्ठ से क्या लिखें, अतः संपूर्ण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, संपूर्ण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो कितना होगा, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला या संपूर्ण बंद पृष्ठ से संबद्ध, ऐसा भी लिख सकते हैं, संपूर्ण बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल फ्लक्स कितना होगा। अब यहां पर हम देख लेंगे कितना होगा। तो अब देखते हैं जो डी फाई है उसकी जगह तो क्या कर दें, फाई कर दें, क्योंकि अब देखिए समाकलन ऑफ ds, क्योंकि हमें यहां से क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहां पर अगर मैं कहता हूं समाकलन ऑफ डी फाई, समाकलन ऑफ ds, तो इसके लिए क्या होगा, हमारे पास ऐसा होगा, डी फाई के लिए क्या होगा, फाई होगा। तो मैं इसको सीधा ही लिख देता हूं, क्या कर देता हूं, फाई, लेकिन इसको सीधा क्या लिख दिया, फाई। अब आप आगे देखें, अब हमारे पास क्या बचता है 1/4πε0 Q/r² ds cos थीटा। तो हम इसको यहां लिख लेते हैं, समाकलन ऑफ 1/4πε0 Q/r² और साथ में क्या लिख रहे ds cos थीटा, ऐसा मान हम लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि हम पूरे पृष्ठ के लिए उससे संबंधित जो कुल फ्लक्स है उसका मान चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पूरे के पूरे का अल्फा जो है मान निकालना पड़ेगा, कुल फ्लक्स निकालना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए उसको योग कर रहे हैं। तो योग करेंगे तो हम यहां से इंटीग्रेट करेंगे, इसको समाकलित कर देंगे। अब अगर बात करें इसके समाकलन, तो अब देखिए यहां पर कुछ चीजें आपको कांस्टेंट दिखाई देंगी।
कांस्टेंट जिनकी फिक्स वैल्यू है, जैसे 1/4πε0। वहां से हम देख चुके हैं कि 1/4πε0 किसके बराबर होता है, 9 × 10⁹ के बराबर भी होता है। तो कुछ जो चीजें आपको कांस्टेंट दिखाई देती हैं वो आप बाहर ले लीजिए। यहाँ पर Q है वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं इसको कि फाई बराबर Q/4πε0। ठीक है, अब जो बचा है उसको समाकलन कर दीजिए। अब यहां से 1/4πε क्यू आ गया, यहां से हमारे पास बचता है ds cos θ/r²। देख लीजिए क्या बचा, ds cos θ/r²। अब यहां पर ds cos θ/r² जो हमारे पास है वो किसके बराबर है, चूंकि आप लिख दे, यहां पर मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, यहां लिख देता हूं, चूंकि ds cos θ/r² बराबर dθ के बराबर होता है। या फिर आप जब कोई दूसरी की बुक पढ़ रहे होंगे तो वहां पर आपको d ओम के बराबर लिखा मिलेगा। किसके बराबर लिखा मिलेगा, इस प्रकार से ऐसा लिखा मिलेगा, d ओम के बराबर लिखा मिलेगा। यानी क्षेत्रफल अल्पांश द्वारा बिंदु O पर बना कोण, किसके द्वारा, क्षेत्रफल अल्पांश के द्वारा बिंदु O पर बना कोण। लिख लेते हैं, क्षेत्रफल कोण द्वारा, क्षेत्रफल अल्पांश द्वारा बिंदु O पर बना घनकोण। इसके लिए मैं लिख रहा हूं, अब इसको आगे बढ़ाऊंगा। तो हम यहां से क्या करें, इसको ऐसा ही लिख लें कि फाई बराबर Q/4πε0 ds cos θ/r² हमारे पास क्या हो गया, dθ हो गया। इसको पूरे को क्या कर दिया हमने, समाकलन करेंगे इसका, ये पृष्ठीय समाकलन करें इसका 4πε0। अब इसको कर दीजिए समाकलन, dθ का समाकलन। अब अगर यहां से देखें तो मुझे क्या मिलने वाला है, क्योंकि dθ जो आप है, आपको जो dθ जो मिलेगा, ये समाकलन ऑफ dθ, अगर सामान्य पदों में देखें समाकलन ऑफ dθ तो क्या होगा, थीटा होगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूं यहां पर dθ की, मैं कहूं कि यहां पर ds cos θ/r² जो मान है उसकी जगह मैं क्या लिख दूं, dθ लिख दूं, या हम लिख दें d ओम, ऐसा लिख दें d ओम। और इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 4π। इसका समाकलन कितना होता है, इसका समाकलन होता है 4π। कितना होता है, इसका समाकलन होगा 4π। क्यों होगा इसका समाकलन, कि आप कह रहे हैं सर dθ, या फिर हम कहें d ओम, और इसका बराबर जो dθ या d ओम है ये किसके बराबर है, 4π के बराबर है। क्योंकि किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर बना घनकोण जो है 4π होता है। क्या लिखें, किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर बना कोण 4π होता है। किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर जो बना हुआ कोण है वो कितना होता है, 4π होता है। आपको मैं इसका दूसरा मेथड भी बता दूंगा, अभी आप इसको देखें क्यों। हमने यहां लिख दिया कि Q/4πε0 और इसका पूरे का समाकलन कितना होगा, इंटू 4π। तो हमारे पास यहां से 4π से कौन चला गया, 4π चला गया, और यहां पर बचा कौन, यहां पर बचा Q/ε0। यही तो मान आ रहा था, किसके बराबर, फाई के बराबर। तो ये हमारे पास क्या होगी, उत्पत्ति होगी, किसकी, गुलाम नियम से गाउस के नियम की। अब आप देखें एक और भी बात है। अब ds cos θ/r², ये हम बात करें इसकी, ds cos θ/r²। तो ये जो मान है वो किसके बराबर होगा, ये जो मान है वो किसके बराबर होगा, देखें कि हम बात कर लेते हैं इस प्रकार की। अब देखिए यहां पर हमारे पास कौन है, अब यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, हालांकि मैं इसको 2D दर्शा रहा हूं लेकिन ये वैसे है 3D। तो अब मान लीजिए इसको पूरे सरफेस को कवर करने के लिए, इसके लिए पूरे के फ्लक्स के लिए इसको पूरे को इस प्रकार से छोटे छोटे एंगलों में बांटना पड़ेगा।
ये देखिए इसको बांटना, बहुत सारे छोटे छोटे एंगलों में बांटना पड़ेगा। यहां पर देखिए ये एंगल, ये थीटा बन रहा है, ये सब थीटा बन रहा है, ये सब कंप्लीट छोटे छोटे बहुत सारे में करना पड़ेगा। अब यदि मैं इसके पूरे के लिए बात करूं तो हमारे पास इसके लिए मान कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर। बोलिए होगा कि नहीं होगा 4 पाई आर स्क्वायर। अगर इसके लिए 4 पाई आर स्क्वायर होगा तो यहां पर हमारे पास पहले से ही आर स्क्वायर मौजूद है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की जो आर है, ये डिस्टेंस कितनी है आर। तो इसका जो सरफेस अपॉन यहां इसकी जो त्रिज्या है उसका स्क्वायर होता है। तो हम क्या करेंगे 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ हमारे पास बचेगा 4 पाई। और जब 4 पाई बचेगा तो अब मान रख दीजिए इसको। 4 पाई में कैसे मान रखे, वापस देखिए इधर देखिए आ गया 4 पाई। या तो आप इस प्रकार से कर दें तो ये दो बातें साथ में लिख लें, वरना ये दिमाग में रख के इस प्रकार से भी कर सकते हैं, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई चला गया और ये हमारे पास फिर कैंसिल हो गया। तो ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये कितना मान हुआ 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। तो ये हमारे पास होगी कूलॉम नियम से गाउस के नियम की व्युत्पत्ति। नेक्स्ट अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।